हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा 100 क्वेश्चंस की हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें बेटा हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था जिसमें हमने 5 कॉन्सेप्ट सीखे थे। और आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे, आगे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आप लोग बेटा जिन बच्चों ने उस फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा हो पहले उस फर्स्ट पार्ट को आप लोग देख लेना, उसके कॉन्सेप्ट सीख लेना। उसके बाद आप सेकंड पार्ट पे मूव करना ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। आज का बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आपसे बोलेगा बेटा डिफाइन कर दो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एक क्वेश्चन तो आपसे डेफिनेशन पूछ लेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, आपसे डेफिनेशन पूछ लेंगे बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, उस क्वेश्चन को भी मैं लिख देता हूं। एक और क्वेश्चन बनता है, ये मैं ए पार्ट मान लेता हूं और इसको मैं बी पार्ट मान लेता हूं। आपसे बोलेगा कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और आगे दे दिया आपको फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल CH3OH और फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपका बेटा कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी, उन इक्वेशंस को जज करके आइडेंटिफाई करके आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना होगा मिथेनॉल का। कुछ इक्वेशंस आपको गिवन है, उन इक्वेशंस को भी मैं लिख देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है आपको CH3OH, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूं। CH3OH ये लिक्विड में दे रखा है आपको 3/2O2, ये आपको गैस में दे रखा है बेटा। और इससे बन रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी गैसियस फॉर्म में है। और यहाँ पे बेटा एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है आपको CO2 प्लस पूरी इक्वेशन लिख लो 2H2O, ये लिक्विड फॉर्म में दे रखा है। और यहाँ पे जो डेल्टा RH एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर कह सकते हो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 726 किलोजूल पर मोल। इसको हमने बेटा इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन दे रखी है आपको, कार्बन दे रखा है, इसके आगे लिखा हुआ ग्रेफाइट, और ऑक्सीजन हो गया O2, यहां लिखा हुआ है गैस। और इन दोनों के फॉर्मेशन से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है गैस। यहाँ पे बेटा डेल्टा CH एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिख रखा है -393 किलोजूल पर मोल। इसको बेटा हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन थर्ड जो है वो दे रखी है आपको हाइड्रोजन, ये बेटा गैस की फॉर्म में है, और हाफ ऑक्सीजन दे रखा है, ये भी गैस की फॉर्म में है। और प्रोडक्ट बन रहा है आपका H2O, ये बच्चों लिक्विड की फॉर्म में है। और यहाँ पे डेल्टा FH एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बेटा ये जो जीरो लग गया ना, इससे बन गया आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये दे रखा है 286 किलोजूल पर मोल। इसको बच्चों मान लिया हमने इक्वेशन 3। और इन तीनों बेटा हमें किसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, तो मिथेनॉल की निकालनी है। तो एक हम टारगेट इक्वेशन बना लेते हैं। टारगेट इक्वेशन कैसे बनती है बच्चों समझो। आपको देखना है कि ये आपका प्रोडक्ट है मिथेनॉल, किन किन चीजों से मिला हुआ है। तो हमें पता है कार्बन से मिला हुआ है, तो कार्बन के आगे अभी मैं लिख देता हूं ग्रेफाइट, एक कार्बन था। और बच्चों 4 हाइड्रोजन है, तो मैंने लिख दिया 2H2, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में हो गया। 4 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो हाफ O2,
ये भी बच्चों हमारा गैस की फॉर्म में हो गया। ये हमारी हो गई टारगेट इक्वेशन। हमें इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके इस टारगेट इक्वेशन को पूरा करना होता है। इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके इस टारगेट इक्वेशन को पूरा करना होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं टारगेट इक्वेशन। टारगेट इक्वेशन बच्चों में यहां लिख देता हूं। तो हमारा टारगेट होगा बेटा कि इस इक्वेशन को पूरा करना होगा। तो ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पहला क्वेश्चन, डिफाइन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और सेकंड क्वेश्चन हो गया कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फाइंड करो मिथेनॉल की। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फाइंड करो मिथेनॉल की, ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा हम डेफिनेशन की बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। अगर मुझे CH4 बनाना है, अगर मुझे CH4 बनाना है तो ये किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है? तो आप कहोगे सर कार्बन और 2H2 को मिला दिया हमने और बन गया ये CH4। कार्बन और 2H2 को मिला दिया, बन गया CH4। तो बेटा कार्बन जो होना चाहिए ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। और हाइड्रोजन जो होना चाहिए ये भी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट। ये भी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, ये भी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। तो कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट जो होती है बेटा वो ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट होती है। तभी हमने बेटा यहाँ पे देखो कार्बन के आगे ग्रेफाइट लिखा हुआ है। तो 1 मोल अगर मुझे मीथेन बनाना है, 1 मोल बेटा अगर मुझे मीथेन बनाना है, तो जिन जिन एलिमेंट से मिलके मैं मीथेन को बनाऊंगा वो एलिमेंट्स स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। और वहां पे दो कंडीशन बनती है, या तो एनर्जी बेटा इवॉल्व होगी या फिर एनर्जी मतलब रिलीज्ड होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो बेटा एनर्जी रिलीज्ड होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। दो ही कंडीशन बन सकती है बेटा, या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो एनर्जी रिलीज्ड हो या एब्जॉर्ब हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो डेफिनेशन क्या होगी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मैं डेफिनेशन पहले बोल देता हूं, फिर डिक्टेट कर देता हूं, फिर लिख भी दूंगा। 1 मोल प्रोडक्ट को बनाने के लिए बेटा, ये 1 मोल प्रोडक्ट है, 1 मोल प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से, जो कि प्योर स्टेट में होने चाहिए, उस रिएक्शन में जितनी इंथैल्पी इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी उसी को हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो मैं लिख देता हूं बच्चों डेफिनेशन। amount of energy, amount of energy evolved or absorb, evolve or absorb when one mole, when one mole of product is formed, product is from its constituents elements, constituents elements in their standard form, in their standard form is called enthalpy of, is called enthalpy of फॉर्मेशन। इसी को बेटा हमने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा। क्या लिखा बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी, या तो एनर्जी इवॉल्व होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। कब? जब हम 1 मोल प्रोडक्ट को बनाएंगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से। अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो इवॉल्व होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, दो ही कंडीशन हो सकती है बेटा। रिलीज का मतलब हो गया एक्सोथर्मिक,
या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी। तो हमने लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, बेटा एक ही मोल प्रोडक्ट बनाना है आपको। किससे बनाना है? तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से बनाना है, और वो एलिमेंट्स उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो मैं कुछ बातें लिख देता हूं बेटा। जैसे कार्बन की स्टैंडर्ड फॉर्म ग्रेफाइट होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म का बेटा प्योर फॉर्म भी बोल सकते हो आप लोग। कार्बन की ग्रेफाइट हो गई। ऑक्सीजन की बेटा गैस हो गई। अगर मैं सल्फर की बात करता हूं तो रोम्बिक सल्फर होता है, रोम्बिक सल्फर होता है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो बेटा ये भी गैस की फॉर्म में रहता है। तो ये स्टैंडर्ड स्टेट होती है, इनकी प्योर फॉर्म कह सकते हो आप कि ये कार्बन बेटा ग्रेफाइट की फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, स्टैंडर्ड एलिमेंट्स की या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। किसी भी एलिमेंट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 होती है। तो इस बात को भी मैं लिख देता हूं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, एट देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म, एट देयर स्टैंडर्ड फॉर्म टेकन एज 0। बेटा 0 हम लोग कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। बिकॉज इट इज फाउंड इन नेचर। बेटा नेचर में मिलता है हमें, इसलिए हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट में किसी भी एलिमेंट की 0 कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो हमें नेचर में इजीली फाइंड हो जाती है। फिर बोल सकते हो कि नेचर में हमें मिलता है। ये आपका बड़ा डेफिनेशन हो गया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का आप रिएक्शन में लिख सकते हो। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू समेशन डेल्टा एफ एच प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल्टा एफ एच रिएक्टेंट। तो सीधा सीधा याद रखोगे बेटा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इस इक्वेशन में बेटा कभी क्वेश्चन नहीं आया, ना ही कभी बनेगा क्वेश्चन। बस याद होना चाहिए आपको कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। तो आप इसको भी लिख सकते हो, डेल्टा एच एफ का मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया, और बेटा समेशन का मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट की इंथैल्पीज का सम, और ये रिएक्टेंट की इंथैल्पीज का सम। ये बेटा क्या होगा? समेशन का मतलब क्या हो गया? इस एरो का मतलब हो गया, इस स्टार का, कि प्रोडक्ट की इंथैल्पीज का सम और ये रिएक्टेंट की इंथैल्पीज के सम को हम माइनस कर देंगे प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट, तो आपकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा। फटाफट बेटा नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर हम ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन को करेंगे। जल्दी से नोट करो बच्चों, फटाफट नोट करो बेटा जल्दी से, फिर हम आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं बच्चों। बेटा अगला क्वेश्चन हमें न्यूमेरिकल करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे, और ये मैंने लिख रखा है, इसी न्यूमेरिकल को हमें अच्छे से कैलकुलेट करना है। तो बच्चों सुनो, सबसे पहले हमें टारगेट इक्वेशन को देखना होगा कि टारगेट इक्वेशन में क्या क्या चीजें हैं। तो आपने देखा 2 मोल्स ऑफ H2 है, 1 मोल कार्बन है। तो हमें सिर्फ रिएक्टेंट को करना है, प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा। तो आप देखो कि किस इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है। तो जैसे हमें दिख रहा है कि इक्वेशन 3 में बेटा H2 है और यहाँ पर भी H2 है, इसका मतलब क्या होगा? इक्वेशन 3 से हमें H2 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेटा 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स, इसका मतलब क्या हो गया? इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला स्टेप हो गया मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा इक्वेशन 3 को। और एक तो हमारे पास ये स्टेप हो गया, तो एक स्टेप हम कर लेते हैं।
तो हमने क्या कर दिया बेटा, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 2H2, ये गैस की फॉर्म में है, प्लस ये बेटा 2/2O2, ये भी गैस की फॉर्म में है, और ये बन गया 2H2O, ये लिक्विड की फॉर्म में है। इसकी एंथैल्पी को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा FH जो हो गया वो हो गया बेटा, देखो हमने इस इक्वेशन को लिख लिया तो इसकी एंथैल्पी से भी इंटू कर देते हैं, तो हो गया कितना 286 इंटू 2, तो कितना हो गया 12, 16 और 17 और 4 और 5, 572 किलोजूल मोल पर मोल, ये हो गया हमारा। तो बेटा ये वाला काम तो हमारा हो गया, हाइड्रोजन हमारे पास आ गया 2 मोल्स। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको इक्वेशन हम लोग 4 मान लेते हैं, क्योंकि 3 इक्वेशन हमने लिखी है बेटा, तो ये 4th इक्वेशन हो गई, तो इक्वेशन इसको हमने 4 मान लिया। अब हमें क्या करना है, तो कार्बन को भी हटाना है हमें, तो हम क्या करते हैं, इसको बेटा इस इक्वेशन से ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास कार्बन भी आ जाएगा और हाइड्रोजन भी आ गया। तो अब हम कर देते हैं ऐड इक्वेशन 2 and 4, 2 and 4 को बेटा ऐड कर देते हैं, तो 4 से हमारे पास H2 हो जाएगा और 2 से हमारे पास कार्बन हो जाएगा, तो हम ऐड करते हैं बेटा। देखो ये कार्बन हो गया आपका ग्रेफाइट की फॉर्म में, और ये हो गया O2 आपका गैस की फॉर्म में, और 4th इक्वेशन ये हमारी, इसका भी रिएक्टेंट को ऐड कर देते हैं, 2H2 हो गया गैस की फॉर्म में, ये बेटा O2 हो गया, O2 हो गया गैस की फॉर्म में क्योंकि इससे ये कैंसिल हो गया, और प्रोडक्ट हमें मिल गया, प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया बच्चों, तो CO2 मिल गया गैस की फॉर्म में, और यहां से मिल गया हमें 2H2O लिक्विड की फॉर्म में। हमने बेटा इक्वेशन 2 और 4 को ऐड करा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज को भी ऐड कर देते हैं, ये माइनस में वैल्यू चल रही है बच्चों, तो इक्वेशन 2 में आपकी वैल्यू कितनी हो गई, -393, और प्लस, और बेटा इक्वेशन 4 की वैल्यू कितनी हो गई, -572 kg पर मोल। ये क्या हो गया बेटा, माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा ये, तो आप करोगे माइनस, इसको मैं यहां कर लेता हूं, ये हो गया बच्चों आपका 9 हो गया, और ऐसा बोल सकते हो 5 हो गया, और ये 6 हो गया, और ये आपका हो गया, ये और 2 5 हो गया, और ये 16 हो गया, 5 3 8 और 9, ये -965 किलोजूल पर मोल हो गया। अब हमारे पास बेटा दो चीजें आ चुकी है, कार्बन आ चुका है, हाइड्रोजन आ चुका है, कार्बन आ चुका है, हाइड्रोजन आ चुका है। अब हमें देखना है कि हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए, तो प्रोडक्ट में बेटा ये चाहिए, इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 5, इक्वेशन 5 मान लेते हैं इसको। अब हमें क्या चाहिए बेटा, प्रोडक्ट में क्या चाहिए, मिथेनॉल चाहिए, मिथेनॉल हमें चाहिए बेटा प्रोडक्ट में। तो जैसे मिथेनॉल की बात करेंगे तो मिथेनॉल हमारे पास यहाँ बेटा रिएक्टेंट में है इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं, तो ये पहुंच जाएगा हमारे प्रोडक्ट साइड, और हमें प्रोडक्ट में ही चाहिए, तो हम लिख देते हैं रिवर्स इक्वेशन फर्स्ट को बेटा रिवर्स कर दो, तो ये बन जाएगा आपका, ये रिएक्टेंट बन गया। अब ये हो गया CO2 गैस में था तो आप गैस लिख दो, प्लस 2H2O ये लिक्विड में था बेटा, और इससे बन रहा था हमारा CH3OH मिथेनॉल बन रहा था लिक्विड की फॉर्म में, और ये बन गया आपका 3/2O2 गैस की फॉर्म में। रिवर्स किया बच्चों हमने, तो इसकी इंथैल्पी को भी रिवर्स कर देते हैं, डेल्टा H0, ये हो गया पॉजिटिव 726 किलोजूल पर मोल। जो कर रहे हैं हम काम बेटा उसको पूरा पूरा फाइनल करते चल रहे हैं, और इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 6 अब हम बोल देते हैं। तो अब हमारे पास बच्चों सारी चीजें आ गई, ये हमारे पास प्रोडक्ट साइड आ गया, ये कार्बन हम रिएक्टेंट साइड पहले ला चुके हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हम रिएक्टेंट साइड पहले ला चुके हैं, ऑक्सीजन को हमें बैलेंस नहीं करना बच्चों, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो कार्बन भी आ गया हमारे पास,
हाइड्रोजन भी आ गया हमारे पास, और इस इक्वेशन से आपका मिथेनॉल आ जाएगा। तो हमें यही चाहिए था, कार्बन चाहिए था, हाइड्रोजन चाहिए था और मिथेनॉल चाहिए था। ऑक्सीजन तो अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। तो बेटा देखो कंटिन्यू करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं और लिख देता हूं, ऐड कर रहे हैं हम लोग बेटा, ऐड इक्वेशन 5 एंड 6। बेटा 5 एंड 6 को ऐड कर देते हैं हम लोग, इक्वेशन 5 और 6 को। तो 5 क्या बच्चों ये है, तो मैं लिख देता हूं कार्बन, ये ग्रेफाइट की फॉर्म में है तो मैं ग्रेफाइट नीचे लिख देता हूं, प्लस ऑक्सीजन हो गया बच्चों ये गैस की फॉर्म में, गैस नीचे लिख देता हूं। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बेटा 2 ऑक्सीजन लिख देता हूं मैं यहीं पे, एक ही स्टेप में कर देता हूं 2 ऑक्सीजन। और ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। अब हमारे पास 2H2 बचा हुआ है, 2H2 लिख दिया हमने। ये भी बच्चों गैस की फॉर्म में है, ये भी गैस की फॉर्म में था, तो हमने इसको ऐड कर दिया। इस इक्वेशन को भी ऐड कर दो, तो ये हो गया बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में प्लस 2H2O ये लिक्विड की फॉर्म में हो गया आपका। इक्वेशन 5 और 6 ऐड कर दिया। प्रोडक्ट वाली चीजों को भी ऐड कर दो बेटा, तो प्रोडक्ट वाली चीजों में हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में, 2H2O लिक्विड की फॉर्म में, और इधर हमारे पास हो गया CH3OH लिक्विड की फॉर्म में, और ये हो गया 3/2 O2 गैस की फॉर्म में। इन दोनों को बच्चों हमने ऐड करा, तो इन दोनों को हम ऐड भी कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे अगर हम दोनों को, तो देखो बच्चों ये ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे -965 और ये प्लस में बेटा 726। ये बेटा माइनस में था 965, ये प्लस में था 726। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, ये 9 हो गया, ये 5 में से 2 गया 3 हो गया, और ये 239 माइनस में हो गया किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। जो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं आप कैंसिल कर दो उसको। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल हो गया, H2O से बेटा H2O कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2H2O है, यहाँ पे 3/2 O2 है। तो एक स्टेप में मैं और कर देता हूं, इसे बच्चों मिटा देता हूं, इसे मिटा देता हूं, आप लोग थोड़ा सा आप देख लेना। हो गया क्वेश्चन, बस फाइनल क्वेश्चन है। तो कार्बन बेटा ग्रेफाइट हो गया, और ये आपका 2O2 इधर है और यहाँ पर 3/2 O2 इधर है, तो इसको हम इधर ले आते हैं। तो 2O2 माइनस 3/2 O2 प्लस ये बेटा 2H2 बचा हुआ है हमारे पास, और हमारा इधर बन गया CH3OH लिक्विड फॉर्म में, और इंथैल्पी की वैल्यू आ रही है बेटा डेल्टा FH की वैल्यू आ रही है -239 किलो जूल पर मोल। आंसर तो हमारा आ चुका है बेटा पहले से ही, क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। तो ये हो गया कार्बन, और ये हाफ मोल O2 का हो गया गैस की फॉर्म में बेटा, 2H2 हो गया गैस की फॉर्म में, और ये हमारा CH3OH हो गया लिक्विड की फॉर्म में। यही बच्चों हमारा टारगेट इक्वेशन था। ये आपका ग्रेफाइट की फॉर्म में है, ये आपका ग्रेफाइट की फॉर्म में है कार्बन, और ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो चुकी। यही हमने बेटा टारगेट की थी पहले। ये देखो ये आपकी टारगेट इक्वेशन पहले थी, हमने टारगेट इक्वेशन बना ली। यहाँ पे आप इंथैल्पी की वैल्यू लिख सकते हो जो ये आई है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेटा यहाँ पे कैसी हो रही है, -239 किलो जूल पर मोल। तो माइनस का मतलब क्या होगा बेटा, हीट इज रिलीज्ड। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है, एक्सोथर्मिक। हीट इज रिलीज्ड, तो आप लिख सकते हो हीट इज रिलीज्ड, हीट बच्चों रिलीज हो रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिएक्टेंट में देखना है कि क्या क्या चीजें रिएक्टेंट में है। तीनों इक्वेशंस हो, 4 इक्वेशंस हो, 2 इक्वेशंस हो, उन दोनों इक्वेशंस को, तीनों इक्वेशंस को यूज करो। आप रिएक्टेंट को मैच करो, प्रोडक्ट को मैच मत करो। प्रोडक्ट अपने आप मैच हो जाएगा।
तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है। तो बच्चों फटाफट नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन पे बात हम लोग करते हैं। जल्दी से नोट करो, नोट करो इसको जल्दी से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आज के बच्चों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डेली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट करते चलना इन क्वेश्चंस को, और यही क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखने वाले हैं। यही क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखने वाले हैं। बहुत अच्छे से नोट करना और एक एक चीज में समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया। ये है बेटा द वेलोसिटी एसोसिएटेड। बेटा ये डी ब्रोगली वेवलेंथ पे है, तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं द वेलोसिटी एसोसिएटेड with a photon with a proton moving with velocity या फिर moving in a potential difference moving in a potential difference of 1000 volt is 4.37 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। आगे क्वेश्चन देखो बेटा, इफ द हॉकी बॉल ऑफ मास 0.1 kg is moving with this velocity, calculate the wavelength associated with this velocity। तो बेटा क्या क्वेश्चन लिखा हुआ, द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद ए फोटोन या प्रोटॉन मूविंग इन ए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया हमें 1000 वोल्ट इज इतना, इफ द हॉकी बॉल ऑफ मास इतना इज मूविंग विद इट्स वेलोसिटी। बेटा मास दे दिया बॉल का हमें 0.1 kg, और वेलोसिटी दे रखी है हमें, 4.37 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले बच्चों आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ पता होना चाहिए, तो मैं कॉन्सेप्ट यहां लिख देता हूं। डी ब्रोगली वेवलेंथ तो बेटा लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो आप लोग। ये हो गया आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गया आपका, डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गया आपका। और बेटा ये होता है H/mv। m क्या होता है, मास, और v क्या होता है, वेलोसिटी। बेटा एक चीज हम और लिख सकते हैं, H/p। p क्या होता है, फटाफट बताओ। तो ये बेटा m और v का ही प्रोडक्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम बोल सकते हो। m और b के प्रोडक्ट को ही बोलते हैं p। एक और इक्वेशन लिख सकते हो बेटा, H/√2m काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ आती है। तो आप 3 फॉर्मूलेज डी ब्रोगली वेवलेंथ की याद रखोगे। ये तीनों फॉर्मूलेज को मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं, इन तीनों फॉर्मूलेज को याद रखोगे। लैम्डा इज इक्वल टू H/mb, mb को हमने कन्वर्ट कर दिया p के अंदर, मोमेंटम, तो H/p हो गया। और थर्ड हो गया आपको लैम्डा इज इक्वल टू H/√2m काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया बच्चों काइनेटिक एनर्जी। अब आप क्वेश्चन को जज करो कि क्या दे रखा है आपको गिवन।
जो गिवन दे रखा है उस फॉर्मूले को आप पुट कर दो और आंसर ले आओ। तो बच्चों देखो, मोमेंटम हमें दे नहीं रखा, काइनेटिक एनर्जी हमें दे नहीं रखी, इसका मतलब क्या हुआ, यही फॉर्मूला आपको पुट करना होगा। यहाँ पे बच्चों एच की वैल्यू गिवन होती है, क्वेश्चन में गिवन है एच की वैल्यू। एच क्या बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए, प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है एच की वैल्यू 6.626 10 टू द पावर -34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये बच्चों एच की वैल्यू आपको दे रखी है, नहीं दे रखी होगी तो आप याद रखोगे 6.6 10 टू द पावर -34। आपको बेटा इतनी वैल्यू पुट करनी होती है बस, 6.6 10 टू द पावर -34। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ ने या फिर डी ब्रोगली ने किस चीज के बारे में बताया था। तो आप याद रखना इस क्वेश्चन को, यहीं पे मैं छोटी सी एक लाइन लिख देता हूं। इन्होंने बेटा ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की थी, तो मैं लिख देता हूं ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डी ब्रोगली ने बताया था। ड्यूल नेचर में कौन कौन सा नेचर बेटा, तो पहला हो गया आपका पार्टिकल नेचर और दूसरा हो गया आपका वेव नेचर। तो आपसे बच्चों पूछ सकते हैं एक नंबर में एमसीक्यू की फॉर्म में कि बताओ कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर बताया था। तो आप कहोगे सर डी ब्रोगली वेवलेंथ, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर का एक एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बेटा पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है, और वेव नेचर के लिए हमने वेव थ्योरी पढ़ी हुई है। तो ये आपका सिलेबस में नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस बार, तो इस पे हम क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं। बस आप इतना याद रखोगे कि डी ब्रोगली ने ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कही थी। अब हम बेटा क्वेश्चन पे आते हैं, अब हम लैम्डा निकालना है हमें, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू हो गई, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एच अपॉन में एम बी, ये हमें निकालना है लैम्डा वेवलेंथ। ये हो गया आपका वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ कह सकते हो आप लोग। बेटा वैल्यू पुट करोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू हो गई 6.626 10 टू द पावर -34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स अपॉन में मास बच्चों आपको दे रखा 0.1 kg और वेलोसिटी दे रखी है 4.37 10 टू द पावर 5। बच्चों एक पावर कम कर दो और इसको 1 मान लो, तो ये लैम्डा हो गया। बच्चों हमें ना पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आप लोग रखो, 2 6 से हमें इतना कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो इसको हमने बोल दिया 6.6 10 टू द पावर -34 और नीचे आपका बेटा इसको 1 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। तो 1 को जब इससे इंटू करोगे तो मैं लिख देता हूँ 1 इंटू 4.37 10 टू द पावर 4 हो गया। 4 क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि एक डिजिट हमने यहाँ शिफ्ट कर दी, तो ये 4 पावर हो गई। और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 10 टू द पावर -34 और ये इसको इंटू करोगे तो 4.3 कर लेते हैं इसको, और ये 10 टू द पावर 4। बेटा पावर ऊपर जाएगी तो माइनस जाएगी, तो 6.6 10 टू द पावर -34 अपॉन में 4.3 और ये वाली पावर बच्चों माइनस हो गई। तो कितनी वैल्यू हुई, 6.6 10 टू द पावर -38 अपॉन में 4.3। इसको बेटा कट कर दो, तो ये हो गया आपका 20 से काटते हैं तो 2 बार में हो गया बेटा, 3 बार में हो गया, तो अप्रोक्सीमेट ये हो गया आपका 3/2 10 टू द पावर -38। इसको मैं और सॉल्व कर देता हूँ, लिख सकता हूँ बेटा 1.5 10 टू द पावर -38 मीटर, क्योंकि बेटा वेवलेंथ किस में होगी, मीटर में होगी ना, तो इसमें हमने लिख दिया मीटर। ये आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ आ चुका। ये बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू आ गई, डी ब्रोगली वेवलेंथ। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर पोटेंशियल डिफरेंस का तो आपने यूज ही नहीं किया, तो बेटा इस क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस यूज करना ही नहीं था,
ये तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ताकि आप पोटेंशियल डिफरेंस को देखो और कंफ्यूज हो जाओ और क्वेश्चन गलत करके आ जाओ। तो आप डी ब्रोगली का क्वेश्चन जब भी अभी आएगा, आपको दिमाग में इन तीन इक्वेशंस को रखना है। एच की वैल्यू आपको गिवन होगी, जो नहीं गिवन होगी तो आप 6.6 10⁻34 करना, अगर गिवन वैल्यू है तो आप उसको लिखना। और इन तीनों चीजों में से या तो मास दे रखा होगा, वेलोसिटी दे रखा होगा, मोमेंटम दे रखा होगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी दे रखा होगा आपको। इन वैल्यूज को देखो कि क्या आपको गिवन है, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाओ और आंसर को लेके आओ। फटाफट बच्चों नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। फटाफट नोट करो इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन होगा बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे फिर पूछा जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बेटा 5-6 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो हमने क्वेश्चन लिखा डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक क्वेश्चन ये बन गया 1 मार्क का, 1 मार्क का। एक और क्वेश्चन बन सकता है बेटा, HF फॉर्म्स जिगजैग स्ट्रक्चर। जिगजैग स्ट्रक्चर, ये भी बच्चों 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा आपका। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या बच्चों। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि जब बेटा हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डिंग बनाता है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग बनाता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो देखो बेटा यहाँ पे फ्लो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वहां पे क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव एलिमेंट है वहां पे क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था ये, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था ये, और ये बचा कैसा हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो गया। तो नेगेटिव चार्ज यहां जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहां जनरेट होगा, तो यहां पे एक डाइपोल क्रिएट हो गया। हम ऐसा बोल सकते हैं कि डाइपोल इज फॉर्म्ड है, डाइपोल इज फॉर्म्ड है। तो बेटा हाइड्रोजन ने किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डिंग बना के एक डाइपोल क्रिएट कर लिया। जब दो या दो से ज्यादा ऐसे ही डाइपोल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे या फिर आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे, तो उसी को बोलने लगेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं बेटा। पहले इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी समझ में आएगी, हम यहां लिख लेंगे, बहुत जगह हमारे पास। जैसे बेटा HF का स्ट्रक्चर देखो, H और F हो गया, और यहाँ पे बेटा H और F हो गया। तो यहाँ बेटा देखो एक ये डाइपोल हो गया, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा ये सॉलिड लाइन जो है, ये तो डाइपोल वाली लाइन है, ये सॉलिड वाली लाइन तो डाइपोल वाली लाइन है। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक डाइपोल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे डाइपोल की हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से जो बॉन्डिंग बनाएगा, तो उसी को कहेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूं बच्चों, यहाँ पर क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, इसका डाइपोल हो गया, इसका डाइपोल हो गया। यहाँ पे जो बेटा मैंने डॉटेड फॉर्म में बनाया, ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही इधर में बना सकता हूं, H बना दिया और F बना दिया। यहाँ पे बच्चों देखो, ये डॉटेड बॉन्डिंग हो गई, ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी।
और इधर देखो मैं H बना देता हूं और F बना दिया, तो इधर बेटा देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ऐसे इधर भी बना सकता हूं, H और F बना दिया, तो इधर भी बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। यहाँ देखो तो एक मॉलिक्यूल के अंदर HF के अंदर सॉलिड बॉन्डिंग हो गई और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। यहाँ पे एक और मैं बना सकता हूँ, ये हो गया बच्चों H और ये हो गया F, तो यहाँ पे फिर डेड डैश बॉन्डिंग आ गई। तो बेटा ये देखो जिगजैग स्ट्रक्चर बन गया। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि HF जिगजैग स्ट्रक्चर बनाता है, क्यों? तो आप एक नंबर का एक रीजन लिख के आओगे, इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, तो कहोगे इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग। मैं दो डेफिनेशन लिखता हूं, इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग, it is a type of bonding in which hydrogen of one molecule forms bonding with highly electronegative element of other molecule। बेटा एक मॉलिक्यूल का तो हाइड्रोजन है, लेकिन एक मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। तो इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन विच हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल फॉर्म्स बॉन्डिंग विद highly electronegative element of other molecule is called hydrogen bonding, is called hydrogen bonding, is called hydrogen bonding. It is a type of bonding in which hydrogen of one molecule forms bonding with highly electronegative elements of other molecule is called hydrogen bonding। एक क्वेश्चन बच्चों और बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आयनिक बॉन्डिंग होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होता है? तो याद रखना बेटा, जब भी कभी दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। क्योंकि यहाँ पे बच्चों नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस आ गया, मतलब चार्ज का डिफरेंस आ गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा डाइपोल्स के बीच में। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है, आयनिक बॉन्डिंग का पार्ट होता है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कि सर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो मैंने बता रखा बेटा फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्या बता रखा बच्चों, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आपसे पूछ लिया जाएगा कि वाई ओनली फोन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटा, वाई ओनली फोन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा क्यों सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं? तो याद रखना हमेशा बेटा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मैं लिख देता हूं पहला रीजन, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये पहला रीजन लिख देता हूं, दे हैव, दे आर, ऐसा लिख देता हूं, दे आर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। बेटा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होनी चाहिए, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होनी चाहिए या तो ग्रेटर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए 3 के। जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर या इक्वल होती है 3 से, वही सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, बाकी के एलिमेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा फैक्टर क्या होता है बेटा, ये स्मॉल साइज होता है इनका, स्मॉल साइज का हो या कह सकते हो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल,
बेटा इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता या फिर स्मॉल साइज होता है, यही दो रीजन होते हैं। पहला क्या कहोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज्यादा होती है। दूसरा रीजन क्या लिखोगे, स्मॉल साइज होते हैं या फिर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। बच्चों डी ऑर्बिटल कैसे आपने बोला एब्सेंस होता है, तो उसका भी लॉजिक सुन लो आप। इसका एटॉमिक नंबर बेटा 7, इसका एटॉमिक नंबर 8 और इसका एटॉमिक नंबर 9। जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बेटा तो इसका एटॉमिक नंबर 7 हो गया, तो हम बोलेंगे 1s2 2s2 2p 2p3, और इसके में कर दोगे बेटा तो क्या हो जाएगा 2p4 हो जाएगा, और इसके में 2p5 हो जाएगा। तो बच्चों हमें पता है कि फर्स्ट सेल में सिर्फ s होता है, सेकंड सेल में s और p होता है। तो ये देखो कॉन्फ़िगरेशन कहां पर है बेटा, लास्ट p सेल में है, इसका मतलब सेकंड सेल में है। तो सेकंड सेल में d तो होता ही नहीं है, सिर्फ s और p ही होता है। तो यहाँ पर भी बेटा ये सेकंड सेल में खत्म हो रहा है, ये भी सेकंड सेल में खत्म हो रहा है, और ये भी सेकंड सेल में खत्म हो रहा है। तो इनके पास सिर्फ s और p होता है, s और p सब सेल होती है ऐसा कह सकते हो, लेकिन d सब सेल एब्सेंट है, तो हम क्या लिख देते हैं, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। तो बच्चों 3 क्वेश्चन अभी हो गए हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जिगजैग स्ट्रक्चर क्यों बना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बना वजह से बना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये 3 एलिमेंट क्यों बनाते हैं, इसके 2 रीजन हो गए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चों ऐसे बन सकता है, ऐसे बोल देगा द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज 3 बट it does not forms हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 3 है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता। तो इसका सेम रीजन लिखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बेटा 3 है, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला क्राइटेरिया ये फॉलो कर रहा है, लेकिन इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो इट हैव large size so it do not forms या फिर does not forms it does not forms हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जैसे मैं बता देता हूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना हो गया, 17 हो गया, 17 हो गया। तो आप करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5 हो गया। तो बेटा थर्ड सेल आ गया ना, थर्ड सेल में हमें पता होता है s भी होता है, p भी होता है और d भी होता है। तो इसके पास d सबसेल होता है, इनके पास d सबसेल नहीं होता है, क्योंकि ये बेटा थर्ड सेल में इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है और इनका कॉन्फ़िगरेशन सेकंड सेल में आ रहा होता है। इसलिए क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। एक और बड़ा क्वेश्चन होता है, वो भी सुन लो आप। यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, यहाँ पे क्वेश्चन होता है, आपसे बोलेगा कि H2O जो होता है बेटा ये लिक्विड होता है, H2O इज लिक्विड, बट H2S जो होता है वो गैस होता है। एक क्वेश्चन ये बोल सकता है, एक और क्वेश्चन बोल सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बोल सकता है कि NH3 जो होता है बेटा वो लिक्विड होता है, बट PH3 जो होता है वो गैस होता है। एक और क्वेश्चन बन सकता है बेटा HF जो होता है वो लिक्विड होता है, बट HCl जो होता है वो गैस होता है, HCl जो होता है वो गैस होता है। चौथा नंबर है, क्वेश्चन बन सकता है आपसे H2O का बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है BP, ऐसा लिखता हूं मैं BP ऑफ H2O, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O ज्यादा होता है बेटा H2S से। क्यों होता है ज्यादा, एक और क्वेश्चन लिख सकता हूं मैं, BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो NH3 का होता है बच्चों ये भी ज्यादा होता है PH3 से। और बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा HF का ज्यादा होता है HCl से।
बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है इनका, और ये बेटा लिक्विड नेचर में पाए जाते हैं। ये तीनों लिक्विड नेचर में पाए जाते हैं। तो 6 क्वेश्चन हो गए बच्चों। इन सब का आंसर आप एक ही लिख के आओगे, इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहीं पर लिख लो इस बात को बेटा, इट इज बिकॉज ऑफ, सब क्वेश्चन का एक ही आंसर है, इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों मास इनका ज्यादा होता है, HCl का मास ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी बॉइलिंग पॉइंट कम है। PH3 का मास ज्यादा होता है, फिर भी बॉइलिंग पॉइंट कम है। H2S का मास ज्यादा होता है, फिर भी बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो सिर्फ एक ही रीजन है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चों 6 क्वेश्चन ये हो गए, 7वां क्वेश्चन ये हो गया, 8वां क्वेश्चन ये हो गया, और 9वां क्वेश्चन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। तो एक ही कॉन्सेप्ट से हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा सा और पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और बनेगा बच्चों आपका बहुत अच्छा, तो मैं मिटा देता हूं उसको। बच्चों एक और क्वेश्चन बनेगा आपको, आपसे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा और पढ़ लो आप लोग। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बेटा दो तरीके की होती है। एक होती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंटर मॉलिक्यूलर हो गया, और ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चों इंटर मॉलिक्यूलर क्या होता है, तो उसको याद रखो, मैं बोल देता हूं। तो इट इज ए टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग which is present between two or more, या फिर और ऐसा लिखो, which is present between two similar or different मॉलिक्यूल्स। दो बेटा सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है, और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के भी बीच में हो सकता है। दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है, और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है। इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू सिमिलर और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे बच्चों हमने एग्जांपल पढ़ा था HF के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। जैसे मैं बना देता हूं, एक मॉलिक्यूल बेटा ये हो गया HF का, एक मॉलिक्यूल ये हो गया HF का, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। तो देखो बेटा एक जैसे तो है, लेकिन दोनों अलग अलग है ना। दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, एक जैसे मॉलिक्यूल लेकिन दो मॉलिक्यूल है। तो एक जैसे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रा मॉलिक्यूलर बेटा इसके एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग, HF लिख लिया हमने। एक और एग्जांपल लिख सकते हो एल्कोहल लिख सकते हो। एक और एग्जांपल होता है इसका, वो भी समझ लो आप बेटा। इसको बोलते हैं हम लोग, जैसे हमने बोला इसको बेटा फिनॉल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं NO2 ग्रुप अटैच कर दे रहा हूं। तो बच्चों जहां पे ग्रुप अटैच होता है आप लोग याद रखो थोड़ा सा, इसको मैं भी मिटा देता हूं। जहां पे कोई भी ग्रुप अटैच है, उसके बगल वाले कार्बन को, इन दोनों कार्बन का जो नाम होता है, इसका नाम होता है बच्चों ऑर्थो पोजीशन। ये भी ऑर्थो है और ये भी ऑर्थो है। जहां पे ग्रुप अटैच होता है उसके अपोजिट वाली पोजीशन को बोलते हैं हम लोग पैरा पोजीशन।
पैरा पोजीशन, और बची हुई पोजीशन को बोलते हैं मेटा पोजीशन। ये भी बच्चों मेटा और ये भी मेटा। तो अगर मैं यहां पे ग्रुप अटैच कर देता हूं, यहां पे ग्रुप अटैच कर देता हूं, यहां पे ग्रुप अटैच कर देता हूं, तो आप क्या कहोगे सर? आप कहोगे सर पैरा, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो ये नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया, तो हमने कहा पैरा नाइट्रो फिनॉल, पैरा नाइट्रो फिनॉल, फिनॉल तो था, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया। और यहाँ पे बात करते हैं बेटा, पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात हुई, यहाँ बात करते हैं इंट्रा का मतलब क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना। तो इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज ए टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट विद इन ए सेम मॉलिक्यूल, प्रेजेंट विद इन ए सेम मॉलिक्यूल। बेटा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग होती है, विद इन ए सेम मॉलिक्यूल, इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों, इस बार मैं ग्रुप अटैच कर देता हूं, इस बार मैं ग्रुप अटैच कर देता हूं OH और यहाँ पे NO2। तो उसका नाम हमने क्या बोला था बच्चों? जहां पे ग्रुप अटैच उसका, उसके बगल बगल कार्बन क्या बोलते हैं? ऑर्थो। तो उसका नाम हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसके अंदर बेटा बॉन्डिंग कैसे होती है इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। अब मैं इसको मिटा देता हूं और इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इस फॉर्म में बना देता हूं। NO2 को एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो यहां पे बच्चों जो बॉन्डिंग बन रही है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसको बोल दिया हमने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है बच्चों? तो पैरानाइट्रोफिनॉल में बॉन्डिंग बनाने के लिए हमें कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को, इसका नाम मैं यहां में लिख देता हूं और इस ग्रुप को भी मैं मिटा देता हूं अभी। ऐसा ही बच्चों एक और मॉलिक्यूल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटा जब दो ग्रुप अपोजिट सिमिलैरिटी में लगे होते हैं, फिर अपोजिट पोलैरिटी पर लगे होते हैं, तो वो मैक्सिमम स्टेबल होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, क्योंकि जस्ट अपोजिट है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसे, तो हमने एक और मॉलिक्यूल बना दिया, ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल बना दिया। यहां पर हो गया OH और बेटा यहां पर हो गया NO2, इसका नाम भी हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल। तो मैं यहां लिख देता हूं पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। इसके स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूं इस टाइप से। तो यहां बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये हो गई। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। जब एक मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर। बेटा सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर है, यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर है। और यहाँ पे बेटा 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है या फिर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि बताओ PNP। बेटा PNP का मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल का BP, तो मैं यहां लिखता हूं BP ऑफ PNP, BP ऑफ PNP। क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। BP ऑफ PNP का मतलब हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन BP ऑफ ONP, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। बेटा ये पैरा नाइट्रोफिनॉल हो गया और ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया। तो आप क्या कहोगे? तो बेटा हमें एक चीज पता है बहुत अच्छे से कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है। इसको मैं और लेक्चर में समझाऊंगा। तो जिसका बेटा मोलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आप क्या कहोगे
कि सर पीएनपी के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि दो डिफरेंट या फिर दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, इसीलिए इसका मोलर मास ज्यादा हो गया, मोलर मास इंक्रीज हो गया, मोलर मास ज्यादा हो गया। और ओएनपी के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इसका मोलर मास कम है विद रिस्पेक्ट टू पीएनपी, इसीलिए पीएनपी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ओएनपी से। तो बेटा जिसका मोलर मास ज्यादा हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। पीएनपी के अंदर दो मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग हुई, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग हुई, और ओएनपी के अंदर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, इसलिए पीएनपी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया ओएनपी से। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा और बन जाता है, आपसे पूछ लेगा कि बताओ HF H2O और NH3 में से स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है। तो बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत बात करेगा आपसे, तो आप कहोगे सर जिसके अंदर जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो हमें पता है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से। तो आप कहोगे सर फ्लोरीन। तो बेटा जब फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फ्लोरीन बनाएगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट का ऑर्डर हो गया HF H2O और NH3। अगर आपको नहीं याद है तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का ऑर्डर मैं बता देता हूं। फोकलन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन होता है। तो ये बच्चों हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा आपसे पूछेगा कि बताओ तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है, तो आप कहोगे सर HF के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अगर वो बेटा मैक्सिमम की बात कर देगा तो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका NH3 के अंदर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तीन हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है और यहाँ एक हाइड्रोजन है। तीन हाइड्रोजन से बेटा तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन मैक्सिमम हाइड्रोजन है, इसलिए हमने कहा मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट इसके अंदर होगी, मैक्सिमम इसके अंदर होगी। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल आपको अच्छे से आ गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये हो गया बेटा। और पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, आपने बता दिया क्यों होता है। दो तरीके की आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ ली। अच्छा बेटा आगे क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं आपसे, अगर मैं कोई भी ग्रुप को यहां लगा देता हूं तो क्या कहोगे आप कि मैंने ऑर्थो ग्रुप पे लगा दिया है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया है। तो बेटा ऐसी गलतफहमी मत रखना, जब ग्रुप अटैच होता है उसके बगल वाले कार्बन ऑर्थो होते हैं और अपोजिट वाला कार्बन पैरा होता है और बचा हुआ कार्बन मेटा होता है। तो आप कभी भी भूल जाओ तो एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि जहां से ग्रुप अटैच है वहां से ओम प्रकाश कर लो आप। यहां ग्रुप अटैच है तो वहां से ओम प्रकाश कर लो, ओम प्रकाश। यहां पर भी बेटा ओम प्रकाश। तो जहां पे ग्रुप अटैच है वहां से ओम प्रकाश कर लो, आप कभी नहीं भूलोगे। एक इंपॉर्टेंट बात और है बेटा, जहां पे ग्रुप अटैच है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग इप्सो, इप्सो ग्रुप है ये बच्चों, क्या है, इप्सो ग्रुप। तो याद रखना आप लोग। जैसे यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, यहां देता हूं कि बेटा बताओ यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या होगा, यहां मैंने ग्रुप अटैच कर दिया, तो आप ओम प्रकाश कर लो, ओम प्रकाश और ओम प्रकाश। तो बेटा ये आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ के हो गए हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है, उसको भी मैं बता ही देता हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, उसके बाद फिर हम बात खत्म करते हैं। बड़ा जल्दी नोट करो, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ छोटा सा, फिर बात करते हैं। तो देखो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बेटा, एक क्वेश्चन बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स डाइमर, गिव रीजन, गिव रीजन ऐसे पूछ लेता आपसे। रीजन बोले बच्चों या फिर एक्सप्लेन करने के लिए बोले, एक ही बात है, तो हमें पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी नंबर चल रहा हो आप देख लेना। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने स्ट्रक्चर बना दिया OH, ये डाइमर फॉर्म कर रहा है ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, डाइमर फॉर्म कर रहा है ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो इसका स्ट्रक्चर बेटा जब मैं बनाता हूं तो याद रखना, आप कुछ ऐसे बना सकते हो, आप कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आप कहोगे सर बना सकते हैं, आसान हो गया। और इधर एक और कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, तो हम इधर भी ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आप कहोगे सर बना सकते हैं, ये भी आसान हो गया। यहां हमें कुछ दिख रहा है बच्चों, यहां हमें कुछ दिख रहा है बच्चों, तो आपने क्या कहा सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो बेटा एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये। तो आप कहोगे सर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सो इट फॉर्म्स डाइमर। तो बेटा ये डाइमर फॉर्म कर लिया। डाइमर का मतलब होता है डबल हो जाना, डाइमर का मतलब क्या होता है, डबल हो जाना। डबल हो चुके हैं बेटा ये, इट फॉर्म्स डाइमर। पहले इसका मोलर मास बेटा 60 ग्राम था, अभी इसका मोलर मास कितना हो गया, 120 ग्राम हो गया। तो कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है, और इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है बेटा। तो क्यों हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फटाफट बेटा नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बात करते हैं। बेटा नोट, बेटा फटाफट जल्दी से कर लो इसको। आप याद रखना कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमर फॉर्म करता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी बेटा, इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी। तो आप इस चीज को भी थोड़ा सा याद रखोगे। बच्चों आज हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं क्या होता है हमारे पास। तो आज बेटा आप लोग जिन बच्चों ने फर्स्ट टॉपिक नहीं देखा हुआ है, मतलब पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हुआ है, पहले पार्ट फर्स्ट को देखो, फिर पार्ट सेकंड को देखना, फिर आगे हम कल अपलोड करते हैं पार्ट 3 या पार्ट 3। ओके बच्चों।